मंत्रा फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। देहरादून में सभापति, उपसभापति और संचालकों का शपथ ग्रहण समारोह। मंत्री गणेश जोशी ने दिलाई शपथ। नवगठित टीम को मंत्री गणेश जोशी ने दी बधाई। ऋषिकेश स्थित स्कूल के नवनिर्मित 3 मंजिला भवन का लोकार्पण। विधायक निधि से मिलेंगे कंप्यूटर और कुर्सी। छात्रों को मिलेगी उच्च गुणवत्ता की शिक्षा। मसूरी में अवैध निर्माण कार्यों को लेकर प्रशासन सख्त। प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। प्रशासन के अभियान से अतिक्रमण कार्यों में हड़कंप। किरानकलियर में अतिक्रमण को लेकर प्रशासन सख्त। स्वास्थ्य विभाग की जमीन को कराया जा रहा कब्जा। मुक्त स्वास्थ्य विभाग की जमीन पर बना रहा था मजार। रामनगर में वन्य जीव प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी। हाथी सफारी को फिर से खोलने की मिली अनुमति। हाथी सफारी खोलने से बढ़ेगी पर्यटकों की संख्या। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक वद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे राजभवन में। देहरादून में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर केंद्रित पुस्तक का विमोचन किया। कार्यक्रम में सीएम धामी, कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम महाराज, परामर्थ निकेतन के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती भी उपस्थित हैं। आइए अब आपको सीधे लिए चलते राजभवन देहरादून, जहां सीएम धामी कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को संबोधित कर रहे हैं। लेखिका से, संभावना से कोई परिचय नहीं था और मेरे को जब वो मिली तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं एक पुस्तक लिखना चाहती हूं। और मैं सच बताऊं तो मैंने उसको कभी बहुत समय दिया भी नहीं। और ये मेरी मां से कई बार मिलके आ गई। मुझे लगता है कि जितनी इसमें जानकारियां ज्यादा लिखी हैं मेरे को पता नहीं, मैंने अभी पुस्तक पढ़ी भी नहीं है। मेरी माताजी ने जितना इनको बताया होगा उस आधार पर इन्होंने पुस्तक का संकलन किया, लिखा और आज इसका विमोचन भी हो रहा है। और मुझे ये भी नहीं पता था कि महामहिम महोदय ने ये समय कब दे दिया। सच बताऊं तो मैं आज बहुत संकोच कर रहा था कि अब मुझे बाद में पता लगा कल ही कि पूज्य प्रमोद कृष्णम महाराज आचार्य जी भी आ रहे हैं, चिदानंद जी भी आ रहे हैं, श्रीदेव कोश्यारी जी का भी नाम उसमें मैंने कल ही देखा रात को। मैं नैनीताल था, मैं सीधे वहां से आ रहा हूं। तो मैं सब बधाई जो है संभावनाओं को देता हूं और धन्यवाद करता हूं रूपा पब्लिकेशन व प्रभात प्रकाशन के प्रतिनिधियों का और आप सभी का कि आप सब आज इस अवसर पर यहां उपस्थित हुए और आप सबने विशेषकर संभावना का प्रोत्साहन किया है। उसको चूंकि एक पुस्तक आज लिखी है इसने, आगे और बहुत सारी पुस्तकों का ऐसे संकलन करेगी और एक अच्छी वक्ता भी है, अच्छी कवि भी है। वो बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। मैं दीदी आपका भी और सभी लोगों, मनु जी आप भी दिखाई दे रहे हैं, सुरेंद्र मित्तल जी भाई साहब दिखाई दे रहे हैं, सबका धन्यवाद करता हूं। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि हाँ ये बिल्कुल सच है कि आचार्य जी की जब संभावना मेरे पूज्य पिताजी के बारे में और उनके नाम को यहां से ले रही थी तो सच में मेरे अंदर बहुत भाव आ रहे थे। और ऐसा भाव मेरे अंदर इस बार पहली बार बहुत ज्यादा आया। मुझे लगा कि मैं जब अपने गांव गया जहां मैं पैदा हुआ और 4 साल का मैं था, वहां से इधर मतलब नीचे खटीमा आ गए तो मुझे बताया कि 12 घंटे पैदल चलना पड़ता था, तब गाड़ी मिलती थी वहां से। अब मैं सोच रहा हूं कि मैं 4 साल का था, मैं 12 घंटे कैसे चलाऊंगा। तो फिर मुझे थोड़ी थोड़ी याद है एक बार मैं जहां पैदा हुआ और जहां से मेरी मां का मायका है वो कलानी छिना के पास है, एक नयाल गांव बोलते हैं वहां। तो वही अब 4 साल, उसी 4 साढ़े 4 साल जो भी होगा, जैसे गाय के पीछे बच्चे जाते हैं ना, छोटे छोटे बछड़े, छोटे वाले जो दूध पीने के लिए मां के पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं, वैसे ही हम लोग दौड़ा करते थे। ऐसा जीवन था। और जाते जाते एक जगह
एक कुटिया होती थी बाबा की, मतलब मैं पूरी तरह से नहीं, लेकिन मुझे वो स्मरण हो रहा है कि कुटिया के पास एक छोटी सी गाड़ जैसी थी, नाला जैसा, गधेरा जिसको बोलते हैं, गाड़ गधेरे, गाड़ से भी छोटा था। पानी पीते थे, साफ स्वच्छ पानी आता था। शाम का समय होगा, मां मायके जा रही थी, मैं भी पीछे पीछे जा रहा था। तो वो तो कूद मार के आगे को निकल गई, मैं कूद मारते समय मैं गिर पड़ा पत्थर, और पत्थर में मेरे सर में ये भी निशान है अभी भी, ये बचपन का निशान है मेरा। और कोई दवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, उन्होंने अपनी धोती फाड़ी, मेरे सिर में बांध दिया, और एक जो है वहां पर बाद में निशान चढ़ा दिया, कहा कि भगवान इसको छल न लगे, न लगे, और मैं ठीक हो गया। मैंने कोई दवाई भी नहीं ली। तो मैं अभी जब ये हुआ कि सब जगह मैं चला गया हूं, जगह जगह मेरी कोशिश रहती है कि अपने मित्रों के यहां भी जाऊं, महाराज जी आपके यहां भी आना है मुझे, आप बहुत दिनों से मुझे कह रहे हैं, और मैं ऐसा मानता हूं। और आगे बढ़ेंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के सिनोला में बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति लिमिटेड चंद्रोत्री के नवनिर्वाचित सभापति, उपसभापति और संचालकों के शपथ ग्रहण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मंत्री गणेश जोशी की उपस्थिति में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने अपने दायित्वों का ईमानदारी, पारदर्शिता और समर्पण के साथ निर्वहन करने की शपथ ली। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने नवगठित टीम को बधाई देते हुए कहा कि सहकारी समितियां ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में आर्थिक सशक्तिकरण की सबसे प्रभावी इकाइयों में से एक है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी सहकारी समितियों को मजबूत बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है, जिससे किसानों, महिलाओं और स्थानीय उद्यमियों को नए अवसर उपलब्ध हो सकें। कहा कि सहकारी समितियां तभी सफल होती है जब उनके चुने गए प्रतिनिधि संवेदनशीलता, पारदर्शिता और सेवा की भावना के साथ काम करें। उन्होंने भरोसा जताते हुए कहा कि नवनिर्वाचित पदाधिकारी समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से काम करेंगे। और इसके साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने समिति को क्षेत्र में कृषि आधारित गतिविधियों, स्वरोजगार समूह आधारित उत्पादन विपणन चैनल मजबूत करने के स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित भी किया। बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति लिमिटेड चंद्रोटी देहरादून ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि मैं सहकारी समिति व गोपनीयता को अंशुल श्री साधन सहकारी समिति के चुनाव में विजयी लोगों के सम्मान में इस कार्यक्रम के अवसर पर सभापति किशन सिंह जी, उपसभापति जीत सिंह जी, ज्योति संध्या थापा जी, महानगर की उपाध्यक्ष, मसूरी मंडल की महामंत्री किरण जवाड़ी जी, प्रधान भगवतपुर रेणु शर्मा जी देता हूं, बधाई देता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार लक्ष्मण सिंह रावत ने पूर्व में समिति को कई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, लोगों को यहां बैठाना है, वहां पे चुनाव का है, कार्यक्रम में गौरव पहुंचना है। और वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रातःकाल नैनीताल भ्रमण के लिए पहुंचे, जहां आपको बताते चले, जहां पर उन्होंने मॉर्निंग वॉक की और इस दौरान स्थानिकों से फीडबैक भी लिया। उनका हालचाल जाना, भरत की दुकान पर चाय की चुस्कियां भी ली, नैना देवी मंदिर सौंदर्यीकरण कार्यों का निरीक्षण किया, डीएसए मैदान, वालिया नाला और ठंडी सड़क पर भूस्खलन सुरक्षा कार्यों की जानकारी ली। अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए। नैना देवी मंदिर को भव्य और आकर्षक स्वरूप के लिए 11 करोड़ रुपए की धनराशि की स्वीकृति की सीएम धामी ने कहा। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण कार्य तेजी से प्रगति पर है। संकल्प के साथ सरकार बेहतर शासन, पारदर्शिता और समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। पूरे वर्ष भर में देवभूमि उत्तराखंड में बड़ी संख्या में आते देश विदेश के श्रद्धालु और पर्यटक मंदिर का किया जा रहा नवनिर्माण और पुनर्निर्माण, धार्मिक स्थलों को नए स्वरूप में किया जा रहा विकसित, विरासत और विकास को बढ़ाया जा रहा है आगे। वर्ष वर्ष देश और दुनिया के श्रद्धालु, भक्तगण, पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं और
हमारी सरकार ने केदारखंड और मानसखंड दोनों ही स्थानों पर जहाँ चार धाम, हेमकुंड साहब और मानसखंड के सभी हमारे मंदिर उनको नवनिर्माण किया जाए, पुनर्निर्माण किया जाए और एक पूरा सर्किट बना के उनके सौंदर्यीकरण का काम भी किया जाए। हाँ, कैसी धाम हो या नैना देवी मंदिर हो या हमारे गोलजू कॉरिडोर बनाने की परियोजना पर काम इस पर आगे बढ़ रहा है। इसके साथ साथ हमारे अनेक स्थान, चाहे बैजनाथ धाम हो, बागनाथ हो, घाटकाली का स्थान हो, कोटगाड़ी मैया का स्थान हो, सभी स्थानों पर बढ़ाया जा रहा है। माँ बाराही का स्थान हो, पूर्णागिरी हो, सैती मंदिर हो, सभी को और जो हमारे अन्य धार्मिक स्थल हैं उन सभी को पूरी तरह से नए स्वरूप में पुराना जो हमारा पौराणिक है उसको बनाते हुए, यानी कि विरासत और विकास, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो कहते हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए इस पर काम किया जा रहा है। और कक्षा 6 से कक्षा 10 तक के छात्रों को अब राजश्री चिल्ड्रन एकेडमी में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा हासिल करने का मौका मिलेगा। जी हां, स्कूल में 3 मंजिल का एक नया भवन बनकर तैयार हो गया है, जिसमें अध्यापक कक्षा 6 से 10 तक के छात्रों को अलग अलग सेक्शन के तहत उच्च गुणवत्ता की शिक्षा देंगे। इसके साथ ही नवनिर्मित भवन का लोकार्पण मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, स्वामी केशवानंद महाराज और निदेशक राजेंद्र प्रसाद पांडे ने रिबन काटकर कर दिया है। मौके पर स्कूल के छात्रों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति देकर कार्यक्रम में शामिल अभिभावकों को का समा बांधा। स्कूल प्रबंधन की ओर से अतिथियों का स्वागत और सम्मान भी हुआ। मौके पर मुख्य अतिथि प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि राज्य का प्रत्येक बच्चा शिक्षित हो, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। प्राइवेट स्कूल भी सरकार के इस मिशन में अपना अहम योगदान देने में लगे हैं। नवनिर्मित भवन के लोकार्पण होने से छात्रों को और ज्यादा सुविधाएं और बेहतर शिक्षा मिलेंगी। मौके पर 3 कंप्यूटर और 100 कुर्सी विधायक निधि से स्कूल को देने की घोषणा प्रेमचंद अग्रवाल ने की है। स्वामी केशवानंद महाराज ने कहा है कि राजश्री चिल्ड्रन एकेडमी में किताबी शिक्षा के अलावा छात्रों को राज्य की संस्कृति और संस्कारों की शिक्षा दी जा रही है। लोगों की मदद से यहाँ पे 6 कमरे आज बनाए गए। उसके लिए मैं यहाँ आया और उसका लोकार्पण किया। अच्छा लगता है कि ऐसे विद्यालय आगे बढ़ने चाहिए, क्योंकि यहाँ सामान्य श्रेणी के बच्चे पढ़ते हैं और मैं ऐसे विद्यालयों को हमेशा मदद करता रहा हूँ। आप जानते हैं मेरे विधानसभा क्षेत्र के जितने भी विद्यालय हैं, इस प्रकार की मेरी मदद या विधायक निधि से घोषणा हमेशा होती रही है। आज मैंने इस विद्यालय के लिए 100 कुर्सियां और 3 कंप्यूटर जो इन्होंने मेरे से मांग की थी वो मैंने देने की घोषणा की है, ताकि यहाँ के बच्चों को उसका लाभ मिल सके। ग्रामीण क्षेत्र है, आजकल आईटी का जमाना है, तो उनको उसका लाभ मिल सके, मैंने घोषणा की। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा अनधिकृत निर्माण कार्यों को लेकर की गई ताबड़तोड़ कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। प्राधिकरण के संयुक्त सचिव राहुल आनंद के निर्देशन पर प्राधिकरण के अधिकारियों ने क्यार कोली क्षेत्र के अंतर्गत झील के निकट किए जा रहे 3 निर्माण कार्यों को सील किया। दरअसल प्राधिकरण के बार बार नोटिस दिए जाने के बाद भी राजकुमार शर्मा द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण का कार्य जारी रहा, जिसके बाद उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में प्राधिकरण की टीम ने 3 निर्माण कार्यों को सील किया। इस दौरान अपर अभियंता अनुज पांडे, अनुराग नौटियाल, संजीव कुमार, उदय नेगी, दिगंबर बडोनी, इंद्रदेव नौटियाल के साथ भारी पुलिस बल भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि अवैध निर्माण को लेकर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण लगातार कार्रवाई कर रहा है। भविष्य में भी अवैध निर्माणों को लेकर कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश भर में अवैध कब्जों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत पिरान कलगर ने भी आज बड़ी कार्रवाई की गई। जहां आज सुबह से ही पुलिस और प्रशासन की टीम पिरान कलगर में सिलिंग क्षेत्र में पहुंची, जहां स्वास्थ्य विभाग को आवंटित जमीन पर लंबे समय से अवैध रूप से मजार बनाई गई थी। कई बार नोटिस देने के बावजूद इसे नहीं हटाया जा रहा था, जिसके बाद आज शासन के निर्देश पर टीम ने मौके पर पहुंचकर नियमानुसार अतिक्रमण हटा दिया। कार्रवाई के दौरान आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस फोर्स मुस्तैदी से तैनात रहा। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने बताया है कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का
अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये भूमि नगर पंचायत द्वारा स्वास्थ्य विभाग को आवंटित है। कई नोटिस दिए गए लेकिन बाजार नहीं हटाई गई है। क्षेत्र में अवैध कब्जा करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। पिरानकलियर में की गई ये कार्रवाई साफ संदेश देती है कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों पर अब प्रशासन का सीधा शिकंजा कसने वाला है। आगे भी ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। ये हमने सीलिंग का भूमि था, वो सरकार में अभी स्वास्थ्य विभाग को आवंटित वाला भूमि में नज़ार का निर्माण हो चुका था। उसमें हमने पेपर के तौर पे उनको पूरा टाइम देते हुए कोर्ट का गाइडलाइंस के अनुसार अपने आप हटाने के लिए भी नोटिस पीरियड खत्म होने के बाद आज डेट तय करके पुलिस और प्रशासन ने उसको हटाते हुए और मार्किंग करके स्वास्थ्य विभाग को भी आवंटित करने का कार्रवाई की। पिरानकलियर में कई और भी ऐसी मजारे होंगे जो सिंचाई विभाग के अधीन हो, जो अतिक्रमण अवैध तरीके से किया गया, क्या उन पर भी और कार्रवाई की जाएगी? हाँ, उनके खिलाफ भी कार्रवाई किया जाएगा। अपना पेपर्स वगैरह चेक करते हुए उनको विधिवत तरीके से तामील करने के बाद उसके ऊपर भी हमें कार्रवाई करेंगे। और हाल ही में हुई आतंकी घटनाओं को देखते हुए एसएसपी अजय सिंह के निर्देशन पर रादौन पुलिस ने नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार व्यवस्था को कड़ा संदेश दिया है और ऐसे में आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जनपद में लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस की अलग अलग टीमें संबंधित क्षेत्र अधिकारियों के नेतृत्व में सभी सीमावर्ती चेकपोस्ट, आंतरिक मार्गों, धार्मिक स्थलों के आसपास और भीड़भाड़ वाले संवेदनशील और महत्वपूर्ण स्थानों पर आने जाने वाले वाहनों और व्यक्तियों की चेकिंग कर रही है। चेकिंग के दौरान बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों और व्यक्तियों से पूछताछ कर सत्यापन संबंधित आवश्यक जानकारियां प्राप्त कर रही है। आपको बता दें कि एसएसपी अजय सिंह ने किया स्पष्ट निर्देश है कि आम जन की सुरक्षा दून पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इन्हीं निर्देशों के अनुपालन में पुलिस का ये सघन चेकिंग अभियान भविष्य में भी लगातार जारी रहेगा ताकि जनपद में शांति और सुरक्षा का माहौल बना रहे। और रामनगर के कंदला गांव ने सरकारी ड्यूटी पर तैनात महिला पटवारी और कानूनगो के साथ अभद्रता, धक्का मुक्की और सरकारी दस्तावेज फाड़े जाने का बेहद गंभीर मामला सामने आया है। और यह घटना उस समय हुई जब महिला पटवारी पूनम और कानूनगो हरीश यादव किसी मामले में जमीन की नापजोख करने पहुंचे थे। दरअसल रामनगर के ग्राम कंदला की निवासी आशा रावत की भूमि पर कब्जा विवाद चल रहा है, जिस कारण राजस्व की टीम भूमि की नापजोख करने पहुंची। इस बीच विपक्षी परिवार जिस पर जमीन पर जबरन कब्जे का आरोप है, मौके पर पहुंचा और नापजोख रुकवाने के इरादे से हंगामा खड़ा कर दिया। महिला पटवारी और राजस्व निरीक्षक का आरोप है कि परिवार के सदस्यों ने महिला पटवारी के हाथ से सरकारी वो फाइल और दस्तावेज छीनकर फाड़ दिए। इतना ही नहीं, टीम के साथ अभद्रता, धक्का मुक्की और जान से मारने की धमकी तक दी गई। सरकारी कामकाज में बाधा डालने के कारण नापजोख की प्रक्रिया अधूरी रह गई। घटना के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। उप जिलाधिकारी रामनगर प्रमोद कुमार ने बताया है कि घटना की जानकारी तत्काल रामनगर थाने को दे दी गई है। उन्होंने कहा है कि सरकारी कार्य में बाधा डालना, सरकारी दस्तावेज नष्ट करना और राजस्व कर्मचारियों के साथ अभद्रता करना दंडनीय अपराध है। प्रशासन आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाएगा। ज्ञान में आया था कि आज एक राजस्व निरीक्षक और पटवारी, क्षेत्रीय पटवारी के द्वारा कांडला में एक धारा 41 LR एक्ट के तहत एक प्रारंभिक रिपोर्ट की जांच में गए हुए थे। ये भी दूरभाष में सूचना प्राप्त हुई थी कि उसमें कि संबंधित कुछ व्यक्तियों के द्वारा जो वहां पर मौके पर काबिज रहे हैं, उनके द्वारा वहां पर कुछ कागज फाड़े गए हैं या फाड़ने का प्रयास किया है और कुछ अभद्रता भी की गई है। इस संबंध में थाना कोतवाली को बता भी दिया गया है और राजस्व पुलिस से और राजस्व निरीक्षक से भी कहा गया है कि अगर इसमें कुछ कहा गया है, कुछ भी ऐसी अभद्रता की गई है तो तत्काल उसमें थाने में एक एफआईआर दें ताकि नियमानुसार से विधिक कार्रवाई अग्रसर की जा सके। शहर में सूखे नशे के साथ अपराध को कम करने के लिए पुलिस ने एक और अहम कदम उठाया है। मुनि की रेती पुलिस ने क्षेत्र में सूखा नशा करने वाले युवाओं की एक लिस्ट तैयार की है। पुलिस समय समय पर इन युवाओं को काउंसलिंग देगी और उन्हें नशे के दुष्प्रभाव की जानकारी देकर नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करेगी और इसके साथ ही उनको नशे के कारण होने वाले अपराधों के बारे में भी जानकारी देगी, जिससे युवा नशे में ऐसा कोई भी अपराध न करें जिससे उन्हें जेल की हवा खानी पड़े। इसी क्रम में कैलाश गेट चौकी प्रभारी राजेंद्र रावत ने सूखा नशा करने वाले कुछ युवाओं को चौकी बुलाया, बातचीत कर उनको नशा छोड़ने के लिए प्रेरित किया, नशे के दुष्परिणाम और नशे के कारण हो रहे अपराधों के बारे में भी जानकारी दी। तो वहीं राजेंद्र रावत ने बताया कि युवाओं को कहा कि पुलिस उन पर नजर रखेगी, नशा छोड़ने वालों को पुलिस उत्साहवर्धन के लिए सम्मानित करेगी। युवाओं को नशा छोड़ने के साथ नशा करने वालों की जानकारी गुप्त रूप से पुलिस को देने की अपील की गई है। पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल के निर्देश और इंस्पेक्टर प्रदीप चौहान की देखरेख ने यह योजना तैयार की है।
और आगे बढ़ेंगे, जहां जिलाधिकारी बंसल के निर्देश पर बड़ी और कड़ी कार्रवाई की गई है। जी हां, आपको बताते चले कि सीएससी सेंटर पर बड़ी कार्रवाई की गई है। देवभूमि सीएससी सेंटर पर जिला प्रशासन ने जड़ा ताला। एसडीएम कुमकुम जोशी और तहसीलदार सुरेंद्र देव के नेतृत्व में हुई कार्रवाई। निरीक्षण के दौरान पाई गए नियमता केंद्र पर निर्वाचन संबंधी पाए गए दस्तावेज। पूछने पर जानकारी नहीं बता पाए देवभूमि सीएससी के संचालक अब्दुल वसीम और आसिफ। केंद्र पर नहीं पाई गई रेट लिस्ट, न ही प्रमाण पत्रों की पंजिका का विवरण। अग्रिम आदेशों तक केंद्र संचालन किया बंद। डीएम के निर्देश पर जिले के सीएससी सेंटर में चल रहा छापेमारी अभियान। अनियमितता पाए जाने पर लग रहा ताला। डीएम बंसल का स्पष्ट निर्देश, जन सेवा से जुड़े किसी भी केंद्र पर अनियमितता, उपभोक्ता शोषण या पारदर्शिता का अभाव बर्दाश्त नहीं। जनहित को बताया सर्वोपरि। सेवाओं में पारदर्शिता लाने के लिए अभियान रहेगा जारी। सीएससी सेंटर्स हमारे डायरेक्ट सिटीजन सर्विसेज से जुड़े हैं। आम जनमानस का उससे सीधा सरोकार है और यदि वहां पे कोई भी फॉर्जरी की जा रही है, कोई भी फ्रॉडुलेंट वे से रिपोर्ट्स लगाई जा रही हैं, तो जो जेन्युइन हमारे लाभ हैं, स्कीम्स और डिपार्टमेंट्स के थ्रू जो हम सब्सिडीज देते हैं, धनराशि अंतरण करते हैं या अन्य कई इनडायरेक्ट लाभ मिलते हैं, वो डाइवर्ट होते हैं। तो ये एक गंभीर मामला है और इसमें हमारे ऑनरेबल मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश हैं कि इस तरह के फॉर्जरी, डाइवर्शन ऑफ स्टेट रिसोर्सेज वो किसी भी दशा में नहीं होने चाहिए। और इस तरह के कई सारे सीएससी अब हमारे रडार पर हैं, उनका बैकग्राउंड वर्क किया गया है और एक एक करके उन सब पर इसी तरह से नकेल कसी जाएगी। इसी तरह से उनको एक्शन, उन पर एक्ट ऑन किया जाएगा और मुकदमे भी दर्ज किए जाएंगे। और लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र अंतर्गत एक युवक नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले गया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने अपहरण करने वाले को चीला से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी संतोष पैथवाल ने बताया कि बीते रोज एक महिला ने आकर पुलिस को बताया कि उसकी नाबालिग बेटी घर से लापता हो गई। पुलिस कप्तान सर्वेश पंवार के निर्देश पर गुमशुदगी लिखने के बाद पुलिस ने नाबालिग की तलाश शुरू की और इस दौरान सीसीटीवी कैमरे में एक युवक नाबालिग को अपने साथ ले जाता हुआ दिखाई दिया। उस आधार पर पुलिस ने गुमशुदगी को अपहरण में तरमीम किया और अपहरणकर्ता को गिरफ्तार करने के प्रयास शुरू किए गए। इसी कड़ी में पुलिस की टीम ने चिला चौकी के पास चेकिंग के दौरान अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कर लिया है और उसके कब्जे से नाबालिग को सुरक्षित बरामद कर लिया है। आरोपी की पहचान विष्णु गोस्वामी निवासी दतिया मध्य प्रदेश के रूप में हुई है। आरोपी को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। कनखल थाना क्षेत्र के जियापोता में बड़ा हादसा हो गया, जिसमें दो बाइकों के आमने सामने टक्कर के बाद ट्रक और बस की चपेट में आकर दो लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के वक्त दोनों बाइकों पर 4 लोग सवार थे। टक्कर इतनी तेज थी कि एक बाइक सवार ट्रक के नीचे और दूसरा बस के नीचे चला गया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। बाकी दो बाइक सवार गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं मृतकों का शव मोर्चे में रखवाया गया, जहां डॉक्टर ने उनकी हालत नाजुक बताई है। पुलिस ने बताया है कि हादसे के बाद ट्रक और बस चालक मौके से फरार हो गए और पुलिस ने वाहन चालकों की तलाश में जुट गई है। और उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के वन्य जीव प्रेमियों और पर्यटकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। लंबे समय से बंद पड़ी हाथी सफारी को फिर से शुरू करने की आधिकारिक अनुमति मिल गई है, जिसके बाद पर्यटकों का इंतजार खत्म हो गया है। मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक देहरादून की तरफ से इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस आदेश के बाद कॉर्बेट प्रशासन ने सफारी को दोबारा शुरू करने की तैयारियां तेज कर दी है। पर्यटन विभाग के अनुसार हाथी सफारी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के 2 सबसे प्रमुख और लोकप्रिय पर्यटन जोनों में शुरू की जाएगी, जो कि अपनी हरी भरी घास के मैदानों के और वन्य जीवों की सघन उपस्थिति के लिए जाना जाता है। ये क्षेत्र बाघों के दर्शन और विधिक वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। हाथी सफारी को जंगल की गहराई में जाकर बाघ, हाथी, हिरन और अन्य वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में देखने का एक सबसे सुरक्षित और रोमांचक तरीका माना जाता है। पिछले कुछ समय से हाथी सफारी बंद होने के कारण पर्यटक निराश थे, लेकिन अब आदेश जारी होते ही उनके बीच उत्साह की लहर दौड़ गई है। तो वही अधिकारियों को उम्मीद है कि इस पहल से न केवल पर्यटन बढ़ेगा, बल्कि स्थानीय गाइडों और हाथी महावतों को भी रोजगार मिलेंगे।
बहुत ही इंटरेस्टिंग एक वो रहता है हाथी सफारी करना, जंगल में हाथी के द्वारा जाना, और अगर कहीं पे बाघ अगर दिखता है तो उसको हाथी से देखना। ये जो हाथी सफारी है ये विगत कुछ वर्षों से हमारे यहाँ बंद कर दी गई थी, परंतु फिर से उसको शुरुआत करने का प्रयास पिछले सालों से चल रहा था, और अभी हमारे जो चीफ वाइल्ड वार्डन सर हैं उनके द्वारा इसकी परमिशन दोनों जगह राजा जी और कॉर्बेट उसमें दी गई है। हम इसकी तैयारी अब शुरू कर रहे हैं। माननीय हाईकोर्ट ने जो इसको रोक लगाई थी, तो जिस एंगल से वो दिया गया था तो वो था कि जो ढिकली में प्राइवेट हाथी चलते थे और दिन में 4-4, 5-5 सफारियां हुआ करती थी 2-2 घंटे की, वो जरा सा क्रूरता की था उसमें, तो उसको तो हम भी नहीं मानते थे क्योंकि, लेकिन जो ये सफारी जंगल में है ये तो हमेशा से होती आई है, अब से थोड़ी आ रही है, तो मतलब अंग्रेजों के जमाने से होती आई है, मतलब मुगलों के जमाने से होती आई है। और हाथी ऐसा नहीं है कि हाथी पे कोई क्रूरता हो रही है। हाथी के ऊपर अगर 4 आदमी बैठे हैं और सबका वजन मिला के लगभग 30 किलो है, तो ये हाथी के लिए अच्छी एक्सरसाइज है जंगल में जाने के लिए और करने, थोड़ा सा उसका बना रहता है मूवमेंट भी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।